बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर वह चौंक गई। एक बार भी आंख खोल देने से फौरन उसकी समझ में नहीं आया कि बच्चा किधर से रोया है। आंख खुलने से सौपन खंडित सा हो गया। उसके बेड पर से रोने की आवाज़ तो नहीं आ सकती, उसने सोचा। अचानक बदन में आई उत्तेजना से उसका जिस्म अभी भी सनसना रहा था। थोड़ी देर वह यूं ही लेटी रही, फिर तकिया पीठ के नीचे लगाकर अधलेटी हो गई। बेड नंबर 18 से रोने की आवाज़ आ रही थी। उसने देखा बेड पर बच्चे की मां नहीं थी। बच्चा अभी भी रोए जा रहा था। उसका दिल हुआ बच्चे को उठाकर अपने बेड पर ले आए और सबसे कह दे कि यह मेरा ही बच्चा है। एकाएक रोने की आवाज़ आनी बंद हो गई। उसने फिर उस तरफ देखा। एक औरत उस बेड पर आ गई थी और बच्चे को दूध पिला रही थी। वह अपनी बेहुदा सोच पर मुस्कुरा दी। वह फिर सिर के नीचे तकिया रखकर लेट गई और छत को देखने लगी। दूर दूर लगे पंखे और उसी अनुपात में लंबी लंबी डोरियों के सहारे लटक रहे बल्ब। वार्ड के एक कोने की छत वह दीवार सिलन से भरी हुई थी और बेमौसम छत टपक रही थी। उसने अंदाजा लगाया कि छत के ऊपर पानी की टंकी होनी चाहिए। अचानक धुंधली सी याद आकर उसकी आंखों में बैठ गई। वह उस टपकती छत को एकटक देखती रही। धीरे धीरे प्रस्तुति घर एक कमरे में परिवर्तित होने लगा। आदित्य का कमरा। बाहर मचलती हुई बरसात हवा के झोंके के साथ उड़कर आती हुई पानी की फुहार से भीगती हुई। दरवाजे पर आदित्य की पीठ से सट कर खड़ी हुई है। सालू, तुम जल्दी से शादी कर डालो। किससे? मुझसे। और किससे? क्यों? इसलिए कि जितनी जल्दी शादी करोगी उतनी जल्दी बच्चे होंगे। फिर सब इस बरसात में उछल उछल कर खेलेंगे और हम दोनों यहीं से खड़े होकर जब उनको खेलते हुए देखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन कितने बच्चे खेलेंगे? 3 होने ही चाहिए। अगर मैं अभी शादी कर लूं तो तीनों बच्चे अभी खेलना शुरू कर देंगे। आदित्य ठंडा कर हंसने लगा। अभी की बात थोड़े कर रहा हूँ। ओहो, भविष्य की बात कर रहे हो आप। वह भी हंसने लगी। लेकिन तुमने यह तो बताया ही नहीं कि उन बच्चों में लड़कियां रहेंगी या लड़के। वैसे तो हमें लड़कियां ही अच्छी लगती है, पर 2 लड़की 1 लड़का या 1 लड़की 2 लड़के का हिसाब भी ठीक रहेगा। क्यों? नहीं, सिर्फ लड़के। लड़के माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, लेकिन लड़के के साथ लड़की पैदा करके मैं उसे माँ बाप की उपेक्षा का शिकार नहीं बनाना चाहती। यह गलतफहमी तुम्हें कब से हो गई? इस गलतफहमी की जीती जागती तस्वीर हूँ मैं। आदित्य थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। अभी तुम लड़की बनकर सोच रही हो, इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन जब तुम एक माँ बनकर सोचोगी तब तुम्हें लगेगा कि कोई भी माँ बाप अपने किसी बच्चे की अपेक्षा नहीं करते हैं, चाहे वह कैसे भी हो। तुम्हें अपने प्रति उपेक्षा की झलक इसलिए दिखाई दी क्योंकि तुम्हारे और सुशील के बीच सिर्फ 1 साल का अंतर है। लेकिन मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। अपने बच्चे में कम से कम 4-5 साल का अंतर रखूँगा। भारत सरकार के बड़े वफादार नागरिक लगते हो। सरकार की नौकरी जो कर रहा हूँ। दोनों हंस पड़े। लेकिन अंतर रखने से क्या होता है? लड़के के रहते लड़की की उपेक्षा तो होगी ही। कैसी बात कर रही हो सालू? अच्छा, फिर हमें लड़का चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ लड़कियां ही चाहिए। फिर तो मैं लड़के की ललक में अंदर ही अंदर टूट जाऊंगी। क्या सालू, ये लड़की लड़का बनना क्या हम लोगों के वश में है? ऊपर वाला जो भी दे उसे तो लेना ही पड़ेगा। मिसेस शर्मा, क्या सोच रही हैं आप? लीजिए, दवा लीजिए। उसने सिर घुमाकर देखा। नर्स बगल में खड़ी दवा देने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाए थी। उसने दवा लेने के लिए हाथ बढ़ा दिया। सिस्टर, डॉक्टर कब तक आएगी? 10 बजे तक। नर्स घूमकर दूसरे बेड की तरफ चली गई। अंक 10 की भनक मिलते ही उसे घर की चिंता सताने लगी। आदित्य ऑफिस जा चुके होंगे। शिखा अमला स्कूल जाने की तैयारी में होगी। पोनी तो अब से ही रो रही होगी। माजी शिखा अमला का टिफिन पैक कर रही होगी। फिर पोनी को बहलाने में फंसी होगी। शिखा अमला तो रोज बाल बनाने के वक्त लड़ने लगती है। कभी पहले बाल झाड़ने के लिए तो कभी ज़्यादा देर शीशे के सामने खड़ी होने के लिए। महारेजिन आई भी है या नहीं, उसका तो रोज का यही नाटक रहता है। पैसे लेने के वक्त सीने पे सवार हो जाएगी और काम के वक्त गायब हो जाएगी। उसे अचानक याद आया, घर का बीच का कमरा उसका बेडरूम। पलंग पर लेटी हुई वह है। आदित्य आकर उसका माथा सहलाने लगता है। सालू जी, छोड़ दो, अबॉर्शन करा लो। पोनी के वक्त मौत से लड़कर लौटी थी तुम। जानबूझकर रिस्क लेना अक्लमंदी नहीं है। एक तो वैसे भी बहुत कमजोर हो गई हो। भगवान ने माँ का गौरव दिया, 3 बच्चे भी दिए माँ कहने के लिए। अब किस बात की कमी है? लड़के की। डॉक्टर
किस नानी ने बताया है कि इस बार लड़का ही होगा, तो क्या तुम चेकअप के लिए गई थी? आदित्य चौंक गया। हाँ वो है, मुबारक हो। फिर तो मैं तुम्हारे बच्चे के बीच में नहीं आऊँगा, ईश्वर तुम्हें शक्ति दे। किसी ने उसके माथे पर हाथ रखा तो वह चौंक गई। अरे माँ जी आप? हाँ बहू, लो नाश्ता कर लो, मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद आऊँगी। आज भी महाराजी नहीं आई, ओनी को 8वें माले की ओडवानी के पास छोड़कर आई हूँ। दूध पी लेना, फल भी खा लेना, कल का सारा फल रखा रखा खराब हो गया। आदित्य गुस्सा कर रहा था कि अगर खिलाई पिलाई नहीं इसी तरह से रही तो बिस्तर से चिपक जाएगी। अच्छा बहू, मैं चलती हूँ। उसका मन बाथरूम जाने को बिल्कुल नहीं हो रहा था, इतनी सिलन है उसमें कि पैर रखा नहीं जाता। फिर भी मन मार कर जाना ही पड़ा। बाथरूम से होकर लौटी तो उसे पेट में कुछ दर्द सा महसूस हुआ। वह अपने बेड पर आने की बजाय वार्ड में इधर उधर टहलने लगी। किसी बेड पर कोई बच्चा रो रहा था तो कोई बच्चा सो रहा था, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी तो कोई दूसरी औरतों से बैठी बातें कर रही थी। बेड नंबर 4 पर एक औरत लेटी हुई थी। सुना है वह 1 महीने से भर्ती है इसी अस्पताल में। दर्द उठता है फिर खत्म हो जाता है। इससे पहले भी 15 दिन तक भर्ती थी। बेड नंबर 11 की औरत कल उसी के साथ भर्ती हुई और रात को लड़का हुआ। बेड नंबर 5 की औरत को बहुत तंदुरुस्त बच्चा हुआ, 7 टाँके लगाने पड़े उसके। उसका दर्द ज्यों का त्यों बना रहा। वह आकर अपने बेड पर लेट गई। एक नर्स किसी से कह रही थी कि डॉक्टर राउंड पर आ रही है। वह दरवाजे की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अंदर आती दिखी। कहिए मिसेज कामले। डॉक्टर बेड नंबर 1 के पास रुक गई। मी ठीक है, पन मुलगी बहुत रोती है, दूध पिलाता है तब ही चुप होती है। डॉक्टर हंसने लगी। वह गलती करती है, भूख लगने पर उसको गाना गाना चाहिए। नर्स के साथ आसपास के बेड की औरतें भी हंसने लगी। यह तुम्हारी पहली बच्ची है? डॉक्टर ने उससे पूछा। हो, पहली है। खूब अच्छी देखभाल करना, खूब सेवा करना इसकी। डॉक्टर बीच के सारे बेड छोड़कर बेड नंबर 8 चली गई तो मिसेस शर्मा ने नर्स को पुकारा। सिस्टर हमें दर्द शुरू हो गया है, पेट में तेज हलचल हो रही है। नर्स बगैर कुछ बोले डॉक्टर के पास लौट गई। डॉक्टर 6 नंबर को पेन हो रहा है। डॉक्टर ने घूमकर मिसेस शर्मा को देखा, फिर नर्स की तरफ घूमी। किसका पेशेंट है? डॉक्टर गायकवाड़ का। डॉक्टर मिसेस शर्मा की तरफ मुखातिब हुई। जाओ उधर बाहर गैलरी में टहलो। बैठना नहीं। वार्ड से बाहर गैलरी में आ गई। गैलरी के ठीक सामने ऑपरेशन थिएटर दिख रहा था। उसकी नज़र बार बार उसी तरफ उठ जाती और मन थिएटर के अंदर चला जाता। थोड़ी देर बाद उसे खड़ा रहना भी मुश्किल लगने लगा तो वह वापस वार्ड में डॉक्टर के पास आ गई। डॉक्टर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। डॉक्टर ने उसकी नब्ज देखी, फिर नर्स की तरफ घूमी। इन्हें ऑपरेशन रूम में लेकर चलो। मैं आ रही हूँ, इंजेक्शन दे देना, क्विक। नर्स उसे लेकर ऑपरेशन रूम में आ गई। वहाँ 2 नर्स पहले से ही मौजूद थी। उसे एक लंबे ऊंचे बेंच पर लिटा दिया गया। एक नर्स ने इंजेक्शन लगाया और फिर सब डिलीवरी के इंतजाम में जुट गई। उसका बदन दर्द की तीव्रता से ऐंठने लगा। पूरे बदन में गर्मी सी छिटक गई। माथे पर पसीने की बूंदें झलझला आई। उसने दांत भींच लिए, दोनों हाथों से सिर के ऊपर बेंच कसकर पकड़ लिया। मुख से कराहें निकलने लगी। एक नर्स ने दूसरे को दौड़ाया, डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। एक नर्स डॉक्टर को बुलाने के लिए भागी। 2 नर्सें उसके पैर के पास आकर खड़ी हो गई। नीचे का सांस लो, नीचे का, शाबाश। और दर्द की एक लहर के साथ बच्चे का सिर रोशनी में आ गया। डॉक्टर अभी नहीं आई, नर्स बोलती रही। शाबाश, नीचे का ही सांस लेना। और लेकिन ज्यादा देर तक सांस को काबू में न कर सकी। सांस रोकते रोकते ऊपर को चढ़ गया। दर्द कम हो गया। उसकी लाख कोशिशों के बावजूद दर्द नीचे नहीं उतरा तो नर्स ने औजार की मदद के बगैर बच्चे को खींच लिया। मिसेस शर्मा को लगा उसके पेट का सब कुछ गले से होते हुए सिर फाड़ कर बाहर निकल गया। वह दर्द से तड़प उठी। बुलाने गई नर्स के साथ डॉक्टर तेजी से ऑपरेशन रूम में घुसी। क्या हुआ नर्स? पैर के पास खड़ी नर्स धीरे से बोली, बच्चा मर गया। डॉक्टर वह अपनी सांस रोक नहीं पाई। बच्चा गले तक आकर रुक गया। ओहो माय गॉड। डॉक्टर ने अपने दांत और दोनों हाथों की मुठ्ठियां कसकर भींच ली। मिसेस शर्मा को ऑपरेशन रूम की सारी बत्तियां बुझती सी लगी। छत पर कालीमा छाने लगी। उसे फिर कहीं दूर से प्रतिध्वनि सुनाई दी, बच्चा मर गया। डॉक्टर कालीमा और गहरा गई। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।